नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है और 29 तारीख को मतदान होंगे। यानी वहां पर जो चुनावी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, अब उन पर विराम लगने वाला है। आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और उसके पहले वहाँ पर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकने की पूरी कोशिश की है। खासकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दावे वहाँ पर किए जा रहे हैं और पहले चरण के मतदान के बाद दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि इन दावों के पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है और वास्तव में पश्चिम बंगाल की जनता क्या कुछ कह रही है, इस पर बात होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भाषा को लेकर और बाहरी और बंगाली का विवाद है और सबसे ज़्यादा प्रमुखता से वो दिखाई पड़ रहा है, उस नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, वो जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बताया जा रहा है कि पहले चरण के मतदान में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं, दिखाई पड़ी हैं मतदाताओं के जोश में भी, और इस पर जो परिणाम आएंगे उनमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो क्या कुछ इधर बीच आज तमाम नेताओं की रैलियां हैं, रोड शो हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और तस्वीर आई है जिसमें वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं और वहां पर फूल माला खरीद रहे हैं। इसके पहले वो झालमुड़ी खरीद रहे थे और उसको कर रहे थे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की भी तस्वीर आई है और वो वहां पर सब्जियां खरीद रही हैं। पर इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं और क्या कुछ करेंगे 29 तारीख को, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, जिस तरह से वहाँ चुनाव आयोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए और दूसरे राज्यों से लाए हुए मतदान कर्मचारियों के जरिए वहाँ पर चुनाव संपन्न करा रहे हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। और ये वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बहुत सारी तस्वीरें हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है उसमें कि कल की पदयात्रा और जनसभाओं में आम लोगों का असाधारण उत्साह, सच्ची गर्मजोशी और सहज भावनात्मक जुड़ाव देखकर मैं इतना भावुक हो गई हूं कि उसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। ये एक ऐसा बंधन है जो इस धरती पर आई हर चुनौती का मिलकर सामना करते हुए वर्षों की एकजुटता से बना है। माँ माटी मानुष की जीत अब केवल कोई अनुमान भर नहीं रह गई है, ये अब बस समय की बात है। और लंबा ट्वीट है, उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें लिखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और इस धरती की गौरवशाली विरासत की रक्षा के लिए मैं हर नागरिक से, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, विनम्र अपील करती हूं कि वो 29 अप्रैल को वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को वोट दे। यानी कुल मिलाकर अमलेंदु जी अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्पष्ट जो चुनावी कह लीजिए कि एक नैरेटिव है तृणमूल कांग्रेस का, वो बाहरी बनाम बंगाली है और सीधे सीधे वो उस बात को लेकर अपने मतदाताओं से इसके लिए अपील भी कर रही हैं। और वहाँ जिस तरह से हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि जो ज़मीनी हालात हैं, वहाँ सबसे बड़ा डर लोगों को यही है कि तृणमूल कांग्रेस से वो खुश हों या नाराज़ हों, लेकिन उनको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस है तभी उनकी संस्कृति और उनकी जो बंगालीपन है वो सारी चीज़ें बची हुई हैं, अन्यथा उन सारी चीज़ों पर ख़तरा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ बार बार दौरे, गृह मंत्री अमित शाह का 15 दिन तक वहाँ डेरा डालना, उसके बाद बंगाली अस्मिता पर हमला करना, जादवपुर यूनिवर्सिटी को भला बुला कहना, प्रधानमंत्री की तरफ से ये सब कहना, गृह मंत्री का कहना कि मैं उल्टा लटका दूंगा चुनाव के बाद। तो ये सारी चीज़ें बंगाल के अवाम ने इसको दूसरी तरीके से लिया है और उसे लगता है कि ये दो गुजराती आकर जो है बंगालियों को, उनकी अस्मिता पर हमला कर रहे हैं और बंगालियों को उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर जो है वो प्रतिक्रिया इसकी देखने को मिली है। जो सूचनाएं हैं उनके अनुसार बीजेपी के खिलाफ, और लोगों को लग रहा है कि ये बाहरी लोग जो हैं ये बंगाल की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल की संस्कृति जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बंगाल की संस्कृति में बिल्कुल नहीं होता है। भद्रलोक कहा ही इसीलिए जाता है उसे, भद्रलोक का मतलब वहाँ ब्राह्मण या बनिया का लोग नहीं है। भद्रलोक इसका मतलब कि वहाँ संस्कृति है बंगाल की अपनी, और बंगाली राष्ट्रीयता जो है समीर जी, यानी बंगाली जो कहा जाए अस्तित्व जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बंगाली रहता है। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी पहले बंगाली राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीयता ने आकार लिया। तो ये एक तरीके से बंगाल जो है वो अपने इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वहाँ डेरा डालना जो है, इसको बंगाली अस्मिता के ऊपर एक गंभीर चोट मानकर चल रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर एक बंगाल
बंगाली और बाहरी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों ही चरणों में, पहले चरण के मतदान जो हुए हैं 152 सीटों पर, वहां भी और आने वाले दिनों में यानी 29 अप्रैल को जो जहां मतदान होने हैं वहां भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से घिरी हुई है वो दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर उन सारी चीजों के लिए परेशान है, उनको दिखाने के लिए जिनको वो दूसरे राज्यों में जिनका विरोध करती है। मछली और मांस खाते हुए तस्वीरें दिखाना और उनको पोस्ट करना और बाकायदा उनको लेकर वहां ये दिखाना कि हम इस चीज के बड़े समर्थक हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं कि इस तृणमूल कांग्रेस के इस जो वहां पर मुद्दा है, और ये तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, दरअसल पूरे पश्चिम बंगाल का मुद्दा है, उसमें किस तरीके से उलझ गई है भारतीय जनता पार्टी। और ये तस्वीरें हैं जो झालमुड़ी के एक कहा जाए कि अगर उसके जवाब में अगर ये आई हैं तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये ममता बनर्जी का अपना तरीका है, वो जिस तरीके से लोगों के बीच चली जाती हैं और खुद भी उसी तरीके से रहती है। उनका रहन सहन एक बिल्कुल मुख्यमंत्री के रहन सहन की से दूसरे जगहों पर जो होता है उससे बिल्कुल अलग है। और ये तस्वीर जहां पर सब्जी खरीदती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, ममता बनर्जी आम आदमी की तरीके से रहती हैं। वो जो सायोनी घोष है उनका, वो नारा जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बंगाल की एक ही पहचान हवाई चप्पल और सफ़ेद साड़ी, क्या इस तरीके का कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये ममता बनर्जी का अपना एक स्टाइल है। ममता बनर्जी देखिए जब बाइक पे बैठ कर जा रही हैं, प्रधानमंत्री भी बाइक पर ऐसे घूम सकते हैं, ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको जो फर्जी जो है वो करना पड़ा 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदने का नाटक जो है। अब वो सब जानते हैं कि नाटक अच्छा ये बड़ा होता है कि हर चुनाव में उनके 30-30 किलोमीटर तक आगे पीछे जो है सब बंद होता है वो जब रोड शो करते हैं, लेकिन वो हर बार जो है वो कोई ना कोई एम्बुलेंस आ जाती है। अब ये पता नहीं एम्बुलेंस कहाँ से आती है भाई, जब 30-30 किलोमीटर तक सारे रास्ते बंद हैं तो 30 किलोमीटर का रास्ता पार करके उनको सामने से आके एम्बुलेंस कैसे निकल जाती है। तो ये आपकी इस बात है, मुझे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था जब प्रधानमंत्री की तस्वीरें जब वहाँ गंगा नदी में वो नौका विहार कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा इंतजार करिए अभी इसमें वाटर एम्बुलेंस भी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ सकती है वाटर एम्बुलेंस। और उसको लेकर तो काफ़ी कुछ हो रहा था कि प्रधानमंत्री इसमें पानी नाप रहे हैं, क्या कूदेंगे इसमें, क्या जो पानी इसमें मतलब वहाँ निहार रहे हैं। अब वो गंगा जाके वहाँ होगली हो जाती है, गिरना सबको समंदर में ही है। तो माँ गंगा ने बुलाया था, अब लोग कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया था, किनारे तक पहुँचा दिया है प्रधानमंत्री को। तो अब क्या होगा बहरहाल, ये सब बातें सोशल मीडिया के शोशे होते हैं वो चलते रहते हैं समीर जी। लेकिन जो राजनीतिक सवाल है वो राजनीतिक सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई भी ऐसा वायदा क्यों नहीं कर पाई। सारा जोर इस पर कि साहब वो ममता बनर्जी ऐसा है, ममता बनर्जी वैसी हैं, दीदी और दीदी के बाद जो है ए दीदी कान खोलकर सुन लो। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बंगाली मानुष जो है उसको संतुष्ट करने के लिए कोई नारा क्यों नहीं दे पाई, कोई वायदा क्यों नहीं कर पाई, और ये क्यों नहीं बता पाई कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर क्या काम किए जिससे बंगाल को फायदा हुआ हो। बिल्कुल ये चीजें हैं वहां पर। एक तो तृणमूल कांग्रेस का जो नैरेटिव है उसमें घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी के नेता, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से भी तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके वादों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जहां जहां आपकी सरकारें इतने दिनों से हैं वहां इन वादों पर कितना अमल किया गया है। खैर अब ये अपने दावे हैं और अपनी अपनी कोशिशें हैं लोगों से वोट लेने की, लेकिन इन सब कोशिशों में कौन भारी पड़ेगा यही महत्वपूर्ण होता है जानना। इधर जो आज चूंकि आखिरी दिन है प्रचार का और आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, तो सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है जो ऐसा लग रहा है कि या तो हेलीकॉप्टर से ली गई है या हवाई जहाज से ली गई है। एरियल तस्वीर पोस्ट की है बैरकपुर में, उस जगह की जहां उनकी थोड़ी देर में जनसभा होनी है। लिखा है उन्होंने कि ये हाउसफुल है, लेकिन तस्वीरों से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। अगर एक बार उस तस्वीर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है उसके बारे में कि हाउसफुल ये दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं जहां अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो जिस जगह ये सभा होनी है वहां साफ दिखाई पड़ रहा है। टेंट के अंदर की चीजें तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाहर वाला जो बाउंड्री के भीतर का हिस्सा है वहां ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तस्वीर में लोगों की भीड़ वैसी नहीं है, पूरा ग्राउंड जो है वो लगभग खाली दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए समझिए स्पष्ट दिख रहा है पूरा ग्राउंड खाली है। प्रधानमंत्री ने चाहे हवाई जहाज से लिया हो चाहे ड्रोन से लिया हो, तो बहुत सारी तकनीक है जिससे किससे भी लिया जा सकता है। तो ये हो सकता है उन्होंने लिया हो, ड्रोन से लिया हो। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जनसभा में
में मतलब ना तो भीड़ दिखाई पड़ रही है, और पता नहीं प्रधानमंत्री को आवश्यकता क्यों पड़ गई है यहाँ पोस्ट करने की। भाई अगर आप ये इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी, और आप ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो जनसभा में हमारा ऊपर से हम दिखा रहे हैं कितनी भीड़ है, तो ये आप ये दिखाने की कोशिश करें। एक तो समीर जी भीड़ जो है, हम ये मानेंगे अब यहाँ पर अभी सभा शायद हुई नहीं है या होने वाली, बैरकपुर में शायद चल रही है सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पर मुझे याद आता है 2019 के लोकसभा 24 का लोकसभा चुनाव था, उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान सहारनपुर में उनकी रैली थी, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं जुटी तो वो वापस आ गए और बताया गया कि ये मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ, जबकि मौसम बिल्कुल बढ़िया था, धूप निकली हुई। ये तो कई बार हो चुका है समीर जी, मालूम पड़ता है ये मौसम की खराबी है की वजह से कार्यक्रम स्थिर कर दिया गया और मौसम एकदम खुला हुआ है, तो इस तरह की तो कई बार होता है। तो बहरहाल मेरा कहना यह समीर जी कि भीड़ जो है वो चुनाव जीतने हारने का पैमाना नहीं होती है। तो फिर प्रधानमंत्री ये भीड़ का फोटो डालकर क्या साबित करना चाहते हैं? इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी वहाँ लड़ाई में है, ये बताना चाहते हैं, और अगर आप ये बताना चाह रहे हैं इसका मतलब आप ये स्वीकार कर चुके बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई है। तो ये समीर जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरीके से गृह मंत्री के वक्तव्य आ रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव संपन्न होने से पहले ही हार मान चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है समीर जी कि 200 पार इस बार फिर जो है होने जा रही है टीएमसी, और उनका है कि पहले चरण में ही हम जो हैं वो 100 सीट जीत चुके हैं और दूसरे चरण में भी 100 का आंकड़ा हम पार करेंगे, यानी हम 200 का आंकड़ा जो है वो पार करने के लिए हम तैयार हैं, ये उनका ममता बनर्जी का कहना है। उनकी ये बाइट है, छोटी सी, बहुत छोटी सी बाइट है, वो हम लोग सुन भी सकते हैं समीर जी कि ममता बनर्जी कह क्या रही हैं। बिल्कुल, और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 110 के पार बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा चुके हैं उन 152 सीटों पर जहां मतदान हुए थे। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चुनाव से काफी पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी थी कि 200 के ऊपर बीजेपी की सीटें आएंगी। हालांकि सीटें केवल 77 आई थी, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद जो दावे किए जा रहे हैं, अब उन दावों में कितनी सच्चाई है ये भी 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन दावे किए जा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने भी 200 के आंकड़े का दावा किया है। किस तरीके से, सुनते हैं उनको। और आपको जानकारी के लिए, जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया, और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अब इस पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। तो ये बहुत वहाँ पर सीधे सीधे दावा कर रही है, और जो कुछ उनको एक साजिश की आशंका है या पूरे पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पर कि एनआरसी को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था, इन सब को लेकर एक जिस तरीके का वहाँ पर माहौल है, और बीजेपी के खिलाफ इसलिए वो जाता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के साथ बीजेपी इंसाफ नहीं करेगी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस कर रही है। कारण ये है कि वहां का पूरा जो नेतृत्व है वो केंद्रीय नेतृत्व के अधीन रहेगा, और केंद्रीय नेतृत्व को बंगाल के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये दावा कितना सही है कितना नहीं है, पर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को वहां पर एक बढ़त दिखाई पड़ रही है, ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर जो तृणमूल कांग्रेस का मैनेजमेंट है वो बीजेपी के मैनेजमेंट पर कहीं भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए समीर जी आप देखिए कि जो प्रथम चरण का चुनाव था और उस प्रथम चरण में ही सबसे ज़्यादा हिंसा होती थी अब तक, और उसमें बिल्कुल मतलब एक तरीके से हिंसा देखने को नहीं मिली। तो उसका कारण यही रहा कि बीजेपी हथियार डाल बैठी, उसे लग गया कि चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं तो हिंसा करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि बाद में फिर हिंसा का जब बदला भी लिया जाएगा तो फिर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को नुकसान होगा। तो बीजेपी का कार्यकर्ता ही समझ गया कि अब हिंसा से फ़ायदा नहीं है, चूँकि टीएमसी लौट रही है, तो इसलिए प्रथम चरण में कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन ममता बनर्जी जो ये बात कह रही है, आखिर में जो कहा हम लोगों ने सुनवाया इसको समीर जी, वो कह रही है कि उसका जीरोक्स लेके रख लेना, जो वोट डाल के आए हो उसका सर्टिफिकेट के तौर पे, ताकि आगे से मतलब एनआरसी ना कर पाए। तो ये संदेश जो गया है समीर जी, यही संदेश प्रथम चरण के चुनाव में भी मतलब में गया, और इसीलिए जो 93% वोट पड़ा है इसके पीछे ये कारण बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा जा सकता है, तो ये काम कर रहा है, और ये समझ में आ रहा है लोगों को
कि बीजेपी एनआरसी इसके बाद करेगी और बंगालियों को निकाल के बाहर करेगी बंगाल से। तो ये जो उनकी समझ में आ रहा है, तो ये एक तरीके से कहा जाए ये ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार दोनों के खिलाफ जो है ये एक तरीके से जनमत संग्रह भी होगा समीर जी, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर कि क्या होगा और उसी को लेकर ये अभी हम लोग बताएंगे भी कि पूछा भी गया है कि आखिर अगर इतनी कोशिशों के बाद, अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि इतनी कोशिशों के बाद, इतनी तिकड़मों के बाद और चुनाव आयोग पूरी तरह से साथ दे रहा है, इन सब के बाद अगर बंगाल हारेंगे तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की भाषा पर, बीजेपी नेताओं के तमाम जो बंगाल की संस्कृति पर, उसको लेकर जो सवाल उठाए हैं वो बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को जमकर कोसा है और कहा है कि बंगाल की संस्कृति और बंगाल की अस्मिता का उन्होंने अपमान किया है। किस तरीके से, सुनते हैं क्या कह रही है ममता बनर्जी। बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहते हैं पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया तुम क्यों वो साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, यू वर्क इम्पार्शियली फॉर द पीपुल ऑफ द स्टेट। दिस इज ओनली माई रिक्वेस्ट। तो ये सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधने की किस तरह से वो वहाँ पर से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए और चुनाव मतदान के लिए जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनको भी दूसरे राज्यों से लाकर यहाँ एक तरीके से घपलेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। समर्थकों को भी या कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को भी सचेत किया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के ऊपर वहां पर बंगाल को अपमानित करने का आरोप है अमलेंदु जी, ये इस भारतीय जनता पार्टी पर ये भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये अस्मिता, बंगाली अस्मिता बहुत ही मायने रखती है वहां के लोगों के लिए। और बताया जाता है कि 2021 के चुनाव में इतनी मेहनत, इतना सारा कुछ करने के बावजूद इस तरीके से हार हुई, तो ये हार कोई आश्चर्यजनक नहीं थी, ये हार संभावित थी। बीजेपी चाहे जितना कोशिश कर रही हो कि 200 पार हो जाएगा, तब भी ये संभावित हार मानी जा रही थी। और अब की बार भी ये, इसकी वजह यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वहां बंगाल की अस्मिता को खतरा बताया जा रहा है बीजेपी नेताओं से। बिल्कुल समीर जी, बंगाल की अस्मिता को खतरा है। और जिस तरीके से इस एसआईआर में समीर जी अमर्त्य सेन तक को जो है वो बाहर किया गया, उस लिस्ट में से तमाम जो थे वो हाई कोर्ट के जजेस जो थे उनके नाम बाहर कर दिए गए। इसको भी बंगाल ने बहुत गंभीरता से लिया। उस बंगाल को लगा कि भाई जिन लोगों से बंगाल की पहचान है, अगर उनके साथ ये बीजेपी ये कर रही है तो इसका मतलब ये यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। और बाहरी लोग जिस तरीके से पहुँचे पूरा चुनाव, अब तो समझिए एक तो ये कि एक तो इन्होंने किसी को वहाँ अपना फेस अभी तक घोषित नहीं किया, भाई इनका फेस कौन होगा, कौन फेस बनेगा। और जिस तरीके से पर्ची वाले मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम जगह निकलते रहे, तो एक संदेश ये भी है कि कोई पर्ची वाला इसी तरीके का भजन लाल शर्मा टाइप का या मोहन यादव टाइप का अगर बन भी जाती है तो निकलेगा, कोई दिलीप घोष या शुभेंदु अधिकारी नहीं होंगे। तो इसको लेकर बंगाल समीर जी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है कि वो बंगाली अस्मिता के साथ और बंगाली संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये साफ संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हैं ये शुरू से बंगाली अस्मिता और बंगाली राष्ट्रवाद जो उसके खिलाफ रहे हैं। समीर जी, मैं फिर कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रवाद से पहले बंगाली राष्ट्रवाद जो है उसका उदय हुआ और वो उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी निभाई।
तो ये समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि आरएसएस का जो नागपुर वाला जो आपका हिंदुस्तान वाला मामला है, ये बंगाल में नहीं चल सकता है जी। तो ये इनको समझना होगा, लेकिन ये उसी नारे को लेकर जो है उसी तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं। अब जिस तरीके से वहाँ इन्होंने जाकर हमले किए, अब ये मजबूर होना पड़ा कि तमाम नेता जाकर मछली खाएं। हालांकि प्रधानमंत्री ने नहीं खाई मछली, खाना चाहिए था उनको भी, अगर बीजेपी को जिताना था तो अगर प्रधानमंत्री बंगाल में तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेता जो मछली और वहाँ पर मीट ईट खा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, तो क्या ये प्रधानमंत्री को दे रहे हैं क्या कि आप क्यों नहीं खा रहे हो भाई, या अगर जब हारेंगे तो फिर कहीं ये न कहें कि इसी वजह से हम लोग हार गए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, यही हो सकता है ऐसे ये सब कहें कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की, जाके हमने तो मछली भी खाई, मांस भी खाया, मगर प्रधानमंत्री ने खाया ही नहीं, इसलिए हार गए। झाल मुड़ी खा के 10 रुपए की लौट आए। हाँ, गृहमंत्री भी खाते नहीं थे, मतलब वही 10 रुपए की झाल मुड़ी खा के लौट के चले आए। तो 10 रुपए की झाल मुड़ी से चुनाव थोड़ी ना जीत लोगे। तो ये है, मछली खानी पड़ेगी, तो मछली आपने खाई नहीं है। आप तो बंगालियों को मछली छीन कर आप उनको ढोकला खिलाना चाहते हैं। तो ये तो समीर जी बहुत ज़्यादा बंगाल के ऊपर अत्याचार होगा, तो ये साफ तौर पर लगता है। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से केंद्रीय बलों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का साफ साफ आरोप है कि जो केंद्रीय बल पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग का भी काम करते हैं, ये उनका आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं इसको। प्रचार कर रहे थे, पर्चियां बांटते हुए कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग। लेकिन अब जो एक वीडियो जारी किया है तृणमूल कांग्रेस ने, उसको जारी करते हुए समीर जी जो लिखा है बहुत गंभीर सवाल है। और ये जारी किया है उन्होंने जो वहाँ के अब अध्यक्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन साहब। अब एक तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि बीजेपी का अध्यक्ष इस समय है कौन, तो बड़ा मतलब देखना पड़ता है पहले कि क्या लिखा गया है, नाम तो मालूम पड़ा। वो नितिन नवीन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो गए तो उनको सीआरपीएफ के वाहनों से किस तरीके से समीर जी यात्रा कराई जा रही है, यात्रा ही कहा जाएगा, पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो कराया जा रहा है, उसका वीडियो जारी करते हुए बहुत सख्त टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस ने की। देख लेते हैं, वीडियो को भी देख लेते हैं और क्या लिखा है तृणमूल कांग्रेस ने वो भी बताते हैं कि वहां नितिन नवीन को सीआरपीएफ के वाहनों में उनको किस तरीके से वहां ले जाया जा रहा है, यानी सीआरपीएफ के वो बिल्कुल वाहन में उनके व्हीकल में घूम रहे हैं। और लिख रहा तृणमूल कांग्रेस ने जो लिखा है कि केंद्रीय बलों ने बंगाल में एक नई सेवा शुरू की है, बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए मुफ्त गाड़ियां। सीआरपीएफ के जवानों को बीजेपी के नितिन नवीन को चुनाव प्रचार के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए देखा गया। अब बीजेपी के नेताओं को चुनाव ड्यूटी पर लगी सीआरपीएफ की गाड़ियों में घुमाया जा रहा है। केंद्रीय बलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का निष्पक्ष संरक्षक माना जाता है, लेकिन जब गृह मंत्री खुद राज्य की हर संस्था को बारीकी से नियंत्रित करते हैं, जब पूरी मशीनरी को खरीदकर बेचकर बीजेपी की सेवा में सौंप दिया गया हो, तो अमित शाह के सीधे नियंत्रण वाले बलों से निष्पक्षता की उम्मीद करना अगर नरमी से कहें तो भोलापन ही होगा। और चुनाव आयोग जो हमारे लिए लक्ष्मण रेखाएं खींचने में इतना तेज है, चुपचाप सब देख रहा है हमेशा की तरह। एक बार देखते हैं उस वीडियो को, जिस वीडियो को टैग किया है इस ट्वीट में तृणमूल कांग्रेस ने, किस तरीके से नितिन नवीन सीआरपीएफ की गाड़ियों में घूम रहे हैं और चुनाव आयोग को इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इसमें तस्वीरों में वीडियो है और उसमें नितिन नवीन जो बीजेपी के नए नए बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ उनकी सभाएं हो रही हैं और यहाँ चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, ये शिकायतें नहीं दिखाई पड़ती। और वही कहा ममता बनर्जी ने कि किस तरह से हमारे ऊपर ही निगरानी रखे हुए है और यहाँ अब बीजेपी के नेता कुछ भी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग को चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। अरविंद केजरीवाल भी कल पश्चिम बंगाल में थे और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में उन्होंने वहाँ सभाएं भी की और वहाँ पर लोगों को से बातचीत की। सुनते हैं किस तरीके से जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, वो बीजेपी के लिए कैसे काम कर रही हैं, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। एक बार सुनते हैं क्या कहा एक चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ने। 1 साल पहले इन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला किया, मेरे को जेल में डाल दिया फर्जी केस में। एक फर्जी केस लगाया, केजरीवाल ने घोटाला कर लिया। अभी जजमेंट आया, अदालत ने कहा कि केजरीवाल के ऊपर सारे आरोप गलत हैं, केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा केजरीवाल
ऐसे झूठा केस मेरे ऊपर लगा के मेरे को जेल में डाल दिया और दिल्ली के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने झूठे केस करके कब्जा कर लिया। आज दिल्ली में जितने अच्छे काम हमने किए थे सारे काम इन्होंने एक एक करके खत्म कर दिया। हमने अच्छे स्कूल बनाए, स्कूल बंद कर दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए इलाज कराने के लिए, वो बंद कर दिए। हमने महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, वो बंद कर दी। अब ये हमने बिजली फ्री करी, वो भी बंद करने जा रहे हैं। जितने काम दीदी ने यहां किए हैं, अगर गलती से आपने इनको वोट दे दिया सबके, आपको 1500 रुपए महीना मिलता है कि नहीं मिलता? बंद हो जाएगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो। मैं बता के जा रहा हूं, आपके घर की महिलाओं को मिलता है कि नहीं मिलता 1500? गलती से कमल का बटन मत दबा देना, बंद हो जाएगा। ये पहला काम यही करेंगे। और प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं केवल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली के चुनाव में आके पिछली बार फरवरी में चुनाव था, बोले 8 मार्च को 2500 रुपए महीना हर महिला के अकाउंट में दे देंगे। अगला 8 मार्च आ गया, 1 साल बीत गया, किसी के अकाउंट में नहीं आया। अब मोदी जी यहाँ आके कह रहे हैं 3000 रुपए देंगे, कुछ नहीं देने वाले। आपके अकाउंट से 3000 निकलवा लेंगे। तो ये वहाँ पर से बहुत एक गंभीर टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो ये बहुत तगड़ा जो है प्रहार किया। और दूसरी बात जो उनका कि अगर गलती से भी उसका बटन दब गया तो जो मिलता है वो ये छीन लेंगे, उल्टा 3000 आपकी जेब से निकाल लेंगे, ये भी कह रहे हैं। तो ये बहुत तगड़ा प्रहार जो अरविंद केजरीवाल ने कल जाकर वहाँ किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और प्रहार किया समीर जी, और जो आपने अभी बताया था, उन सवाल पूछा कि भाई ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री, और ये सब लगाकर भी अगर बीजेपी हार जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे देंगे? ये बहुत तगड़ा सवाल पूछा है। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार यूपी में तो अमलेंदु जी अब तक यही चर्चा हो रही है कि आखिर जो वहां पर सीटें आधी से कम हो गई बीजेपी की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, और अब देखिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री सीधे कह रहे हैं कि जिम्मेदार केंद्रीय नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व खामोश है, और जबकि वास्तविकता ये है कि जिम्मेदार है। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखी गई अमलेंदु जी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की है, वो रहेगी, लेकिन बीजेपी के भीतर की जो लड़ाई है, अभी 2 दिन पहले मेरी यहाँ एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा तमाम कोशिशें की गई कि योगी आदित्यनाथ को या तो बुलाया ही न जाए या उनकी बहुत कम सभाएं रिमोट एरियाज में लगाई जाएं, लेकिन वहाँ के नेताओं की सबसे जो मुख्य पसंद जो है वो योगी आदित्यनाथ थे। और पूरा चुनाव वहां देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो उन दोनों के बीच जो कुछ चल रहा है वो वहां पर दिखाई पड़ा। उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि जो विवेकानंद के मुंह से कहलवा दिया योगी आदित्यनाथ ने, आप ये देखिए, उसके बाद यही बयान प्रधानमंत्री ने दिया सुभाष चंद्र बोस कहते हुए, और उनकी बातों को तमाम योगी विरोधी नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, लोगों तक ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुछ अता पता नहीं है। हाँ, ये कर रहे हैं। अच्छा देखिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैंपेन भी जो है, हाँ, अभी आरोप है कि अमित शाह मोदी जी के समर्थक चला रहे हैं। हाँ। ये तो खैर बहुत लंबे समय से चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2017 में जब बने योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, और आपको याद होगा कि उनका जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा था। और उसके बाद किस तरीके से जो विजुअल तमाम आते रहे कि प्रधानमंत्री जो योगी आदित्यनाथ को दौड़ा रहे हैं, मतलब खुद आगे गाड़ी में चल दी, पीछे पीछे योगी। तो ये एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से अपमान करने की कोशिशें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बार बार की गई हैं। ये तो बात बिल्कुल एकदम सही है, इसको चर्चा इसकी खूब होती रहती है। लेकिन इससे उलट एक बात और भी कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ने भी जो हिसाब किताब चुकता किया है। योगी आदित्यनाथ ने, मतलब मोदी जी से तो मुझे लगता है ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे, अब पता नहीं, हालांकि मोदी जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि योगी जी शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं योगी जी। तो योगी जी का इतना तो ज्ञान होगा ही कि ये बात विवेकानंद ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, लेकिन ये जानबूझकर भी हो सकता है कहा गया हो ताकि बीजेपी का जो है काम कायदे से लग जाए, ये भी हो सकता है, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पूछ रहे हैं समीर जी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे?
ये सवाल है। बिल्कुल किया, वहां पर इतने सब के बावजूद, यानी सारी आपने केंद्रीय एजेंसियां लगा दी हैं, पूरा चुनाव आपने वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस को, पश्चिम बंगाल के जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको आप एक बेईमान समझकर उनको चुनावी ड्यूटी से आपने हटा रखा है, यानी या उनको कम कर रखा है। पूरी जिम्मेदारी आपने केंद्रीय बलों को दे रखी है। तमाम दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से चुनाव आयोग ले गया है अधिकारी और कर्मचारी चुनाव कराने के लिए, पर्यवेक्षक वहां पर है। इन सब के बावजूद अगर चुनाव हार गए तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? वास्तव में बड़ा सवाल है, जो कि पूरा का पूरा चुनाव ये वहां पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है अभी कि आखिर वहां पर किसके हाथ में नेतृत्व होगा, कौन कुछ होगा, कोई चर्चा नहीं है। केवल दो चेहरे वहां दिखाई पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। तीसरा चेहरा कोई अगर दिखाई पड़ रहा है तो योगी आदित्यनाथ। वो चूंकि वहां के नेताओं की अपनी पसंद है, उनको जबरन वहां पर बुलाया जा रहा है, उनकी डिमांड है। नितिन नबीन की भी फोटो हम लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अगर देखी होगी तो जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह के कुछ इवेंट्स में हम लोगों ने देखी होगी। हाँ, विवादों में बाकी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, नड्डा जी तो तब भी कभी कभी उनकी जनसभाएं हुआ करती थी। नितिन नबीन जी तो और भी ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि लो प्रोफाइल हो गए। हाँ, बिल्कुल लो प्रोफाइल हो गए हैं। और मतलब कहा जाए कि वो पंचायत के अध्यक्ष के स्तर की व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया इस तरह का। अब बीजेपी में कितने लोग जानते हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है समीर जी। कि मालूम पड़े कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता जानते कि नहीं जानते कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नितिन नवीन है, ये पता नहीं, या मोदी जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, पता नहीं। बहरहाल ये सब बातें चलती रहती है समीर जी। लेकिन ममता बनर्जी ने पहलगाम के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेचैन दिखाई दी। अब इस पर शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने जो है और तगड़ा हमला बोला है और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप सिर्फ वहीं जाते हैं जहां आप चुनाव होता है, जहां आपको रैलियां करनी होती हैं। मणिपुर में भी रैलियां करनी चाहिए। हम लोग सुन सकते हैं संजय राउत क्या कहना चाहते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण बात है। आज जहाँ सिक्किम भी जाने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, लेकिन पास में ही मणिपुर है, वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ चुनाव के समय भी नहीं गए। बहरहाल क्या कहा है संजय राउत ने पहलगाम को लेकर और प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों को लेकर, सुनते हैं उनको। और इधर अमलेदु जी सुनते हैं अभी थोड़ी देर में उन्हें कि संजय राउत को। लेकिन जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरे राज्यों के अधिकारियों को वहाँ पर भेजा गया है पश्चिम बंगाल में, तो ये जो वहाँ की जो भावना है बंगाली वर्सेस बाहरी, ये भी उस चीज़ को और मजबूत कर रही है और बीजेपी के खिलाफ ये दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ रही है बंगाली वर्सेस बाहरी। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये बंगाली वर्सेस बिहारी जो ये चल रहा है। और प्रधानमंत्री इस समय जो है वो बैरकपुर में इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहाँ ठीक है, प्रधानमंत्री हैं अपनी जगह, अपना वो बैरकपुर में हैं और बैरक का बहुत दूसरा अर्थ भी होता है समीर जी। तो बहरहाल प्रधानमंत्री हैं, अपनी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से बंगाल का मामला, हालांकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सबने पूरी ताकत झोंक दी है समीर जी। कल केजरीवाल भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के समर्थन में ट्वीट किया है और कहा है ममता बनर्जी ने कि सीधे सीधे जो है मतलब अखिलेश यादव ने कहा है कि दीदी थी और दीदी हैं और दीदी रहेंगी। देखिए उनके ट्वीट को भी, और वहाँ पर कि किस तरीके से बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है और ममता बनर्जी क्यों मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में मंत्री हैं फिरहाद हकीम, उन्होंने भी यही बात कही है कि क्या वहां पर जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचार में जिस भाषा जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वहां की संस्कृति से कहीं भी मेल नहीं खाता है। उल्टा लटका देना जो आपने अभी जिक्र किया। अमलेदु जी एक बार सुनते हैं क्या कहा है फिरहाद हकीम ने। और ये एक बार उनका जो हम लोग संजय राउत को नहीं सुन पाए हैं, लेकिन संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो ज़रूर बता दें। उन्होंने कहा ये है कि वो ये देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही है। यही ममता बनर्जी का जो बयान था पहलगाम को लेकर। अगर पहलगाम में सही सुरक्षा होती तो हमारे 26 पर्यटक मारे नहीं जाते, पुलवामा में भी हमारे 40 सैनिक मारे नहीं जाते। ममता दीदी का सवाल बिल्कुल सही है, जहां पुलिस को ज़रूरत है वहां पुलिस नहीं है, लेकिन जहां चुनाव जीतने होते हैं वहां आप पैरामिलिट्री तैनात कर देते हैं। मणिपुर में पैरामिलिट्री तैनात कीजिए। जिस तरह पीएम मोदी जी और अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, उसी तरह उन्हें मणिपुर में भी रैलियां करनी चाहिए। आप सिर्फ वहीं जाते हैं जहां चुनाव होते हैं। तो ये
ये चीज़ें तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से, इन बातों से प्रधानमंत्री पर या गृह मंत्री पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, इन सब बातों से प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए समीर जी कि जिस समय मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी उस समय कर्नाटक में चुनाव चल रहा था। गृह मंत्री लगातार और प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक में ही जमे रहे। प्रधानमंत्री को तो 2 साल से ज़्यादा समय लग गया मणिपुर जाने के लिए। मणिपुर का माँ प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकला संसद के अंदर, और तब मणिपुर का माँ मुख से निकला जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये तो सब बातें छोड़ ही दीजिए। मैं देख रहा था समीर, जब ये राम माधव जो हैं आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता, ये भी गए हुए हैं वहाँ यूएस, और एक वहाँ का पत्रकार जो है वो घेर कर जो है सवाल पूछा है कि राम माधव जी ये बताइए, आपके देश में मणिपुर में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों होते हैं? आपके देश में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों होते हैं जहाँ बीजेपी शासन में है? और राम माधव जी उसका कोई जवाब ना देकर जो है गाड़ी में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो लगातार सवाल उनसे पूछना जारी रखता है जब तक कि गाड़ी चली नहीं जाती। तो देश की छवि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में ख़राब की, भारत का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में अपमान किया, ये भी इस मणिपुर के जरिए समझा सकता है, जिसको लेकर संजय राउत सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और जब आपने राम माधव की बात की अमलेंदु जी, तो उसी एक कार्यक्रम में वहां पर जिस तरीके से राम माधव ने जो बात कही है उसको लेकर तो यहाँ पूरा हंगामा मचा हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगते हुए भी वो ऐसा समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर कोई दबाव है या उन्हें धमकाया गया है उसके लिए। वहां तो उन्होंने ये कह दिया कि हम अमेरिका के आगे कितना सरेंडर हो जाए, हमने तो टैरिफ घटा दिया, हम तो सब कुछ के लिए तैयार हो गए, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। बहरहाल उस पर भी डीबी लाइव में चर्चा हुई है, आपने देखा भी होगा, उस पर भी हम लोगों ने बात की है। लेकिन उस बयान को लेकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, और राहुल गांधी ने तो आरएसएस का नाम ही राष्ट्रीय सरेंडर संघ कह दिया कि ये सरेंडर करते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा है जो पश्चिम बंगाल में मंत्री हैं फिरहाद हकीम, एक बार उनको सुन लेते हैं। बंगाल की संस्कृति को लेकर और बीजेपी के नेता उस संस्कृति पर कैसे आघात कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा। तृणमूल का ये कल्चर नहीं है, लड़ाई बम गोली ये तृणमूल का कल्चर नहीं है, ना बंगाल के कल्चर, ये सब बाहर के आदमी किया है। और मैं कहता हूं शांति से वोट करो। तृणमूल को चारों तरफ जिताने के लिए इंसान उत्सुक है। सब हम तृणमूल कांग्रेस का वोटर ऐसे शांति से वोट होगा आएगा। वो अशांति करना चाह रहे हैं, हम करने नहीं देंगे। तो ये यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की ये संस्कृति नहीं है, ये भाषा नहीं है, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री कर रहे हो चाहे गृह मंत्री कर रहे हो। बहरहाल प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर तो हर कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें आपत्ति जताई गई या कहा गया हो कि ये प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा नहीं है, या प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता की भाषा नहीं है जो सार्वजनिक स्तर पर जिसका इस्तेमाल हो। लेकिन प्रधानमंत्री पर किसी भी चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार उससे भी ज्यादा आगे जाकर उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और 2021 में जिस बयान को ये कहा गया कि ये बीजेपी की इतनी बड़ी हार का कारण बना, उस भाषा को दोहराया इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बहुत तगड़ा हमला बोला है। और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप शायद 2021 भूल गए जब नरेंद्र मोदी ने आकर कहा था दीदी ओ दीदी, और ये आपका ए दीदी कान खोलकर सुन लो, ये जो है ये आपको बूमरैंग करने वाला है 2021 की तरह ही। और ये देखने में आ रहा है समीर जी 2021 की तरह बूमरैंग करने वाला है। लेकिन 2021 में समीर जी एक और परिस्थितियां भी थी, और उसमें यह था कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों ने एक तरह से कहा जाए हथियार डाल दिए थे, वॉक ओवर दे दिया था ममता बनर्जी को, और उसके चलते जो था वो मतलब कहा जाए आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो है वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट ममता बनर्जी का चला गया था बीजेपी को, वो बीजेपी को नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, ममता बनर्जी को कभी यहां से बाहर करेगी तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ही करेगा। तो वो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का वोट जो 2021 में बीजेपी को गया था, वो लौट के अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की तरफ जा रहा है। और राहुल गांधी बहुत तगड़े तरीके से हमले कर रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, और तृणमूल कांग्रेस भी हमले कर रही है राहुल गांधी के ऊपर। ये दोनों चीजें। राहुल गांधी अभी पिछले दिनों थे बंगाल में थे, और उन्होंने ईडी और सीबीआई के सवालों को लेकर बहुत तगड़ा सवाल ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करके दिया। हम लोग सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिससे मालूम पड़े कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन केंद्र में है, लेकिन जिस तरीके से केरल में चुनाव लड़ा जा रहा है गठबंधन के दो घटक दलों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बहुत तगड़े तरीके से, उसी तरीके से बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं है, बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का अलग मोर्चा है, बीजेपी अलग है और तृणमूल कांग्रेस अलग है। तो
इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सत्ता विरोधी लहर है यानी ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी 2021 में वो नाराज वोटर उनमें से कुछ चले गए बीजेपी में, लेकिन इस बार उनके पास भी मौके हैं और वोट ये लेफ्ट और कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वहां क्यों ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला किया और क्या कहा उसको सुन लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 36 केस हैं, क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता हूं। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल में हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया, 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया, 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया, 31 लाख लोगों का पैसा लिया, 6600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है, मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते, वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटेरोगेशन हुआ होता, उनका घर छीन लिए थे। क्योंकि ये सब लोगों के साथ करते, जो भी इनके खिलाफ लड़ते हैं उन पर वो पूरा आक्रमण करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमला बोला वहाँ पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस पर, और चूंकि वहाँ पर विरोधी दल है, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ इसकी आलोचना उन्होंने की है। लेकिन ये तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है ही कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर केस हैं और अलग अलग जगहों पर बार बार अलग अलग राज्यों में वहाँ बार बार उनको जाना पड़ता है, और केस भी कैसे हैं, वहाँ पर किसी की भावना आहत हो जाती है तो गया 2 FIR करवा दिया, किसी ने किसी तरीके से करा दिया, और हर जगह उनको सम्मन भेजकर बुलाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में वहां बाहरी और बंगाली का एक द्वंद्व है, वो भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। कितनी भी वो कोशिश कर लें कि वहाँ पर मछली खाएं, चाहे वहाँ समुद्र में तैरें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन किसी चीज़ से काम बनता नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान बीजेपी ने अपना वो चेहरा ज़रूर दिखाया कि ऐसी विभत्स तस्वीरें भी अगर उनको पोस्ट करनी पड़ जाए अमलेंदु जी चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए, तो वो इन सारी चीज़ों से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं। वोट के लिए कुछ भी करेगा। अब 18 घंटे मोदी जी मेहनत करते हैं तो किस लिए करते हैं? वोट के लिए तो करते हैं ना। देश का काम तो 1 सेकंड भी नहीं करते। और किसी ने मोदी जी को देश का काम करते हुए देखा हो तो बताया जाए कि देश का ये काम कर रहे हैं मोदी जी।
भाई मोदी जी 18 घंटे बीजेपी का ही काम करते हैं, देश का तो काम करते ही नहीं है। शपथ ली थी देश के लिए, देश के संविधान की शपथ ली थी कि उसका कितना काम करते हैं ये तो पता नहीं, मालूम नहीं चलता, लेकिन ये करते हैं। लेकिन समीर जी ये निश्चित तौर पर अब वहाँ बंगाल में चुनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और राहुल गांधी जो एक आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो खैर गंभीर है, उसमें मुझे लगता है भी कि बीजेपी भी ये चाहती है कि वहाँ किसी भी तरीके से लड़ाई जो है वो कांग्रेस और ये टीएमसी और बीजेपी के बीच रहे, तीसरा मोर्चा जो है वहाँ किसी तरीके से ना बढ़ने पाए, चूंकि अगर ये बढ़ता है तो दिल्ली में मोदी जी के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत रणनीतिक तौर पे जो है ममता बनर्जी को ग्रूम बीजेपी कर रही है, इसमें तो कोई दो राय दिखाई भी नहीं पड़ती है। और अब चूंकि बहुत से लोग इसमें भी आते हैं कि भाई ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ रही हैं, तो बीजेपी से तो यहाँ केजरीवाल भी लड़ रहे थे बीजेपी से, अभी भी दावा कर रहे हैं केजरीवाल लड़ने का, लेकिन दिल्ली का हाल हमने देख लिया, 7 के 7 सांसद जो हैं राज्यसभा के 10 में से वो चले गए बीजेपी में, तो मान्यता भी तुरंत आज मिल गई, उस पर अभी हम लोग करेंगे बात। हाँ, इस पर बात करेंगे। तो मतलब ये कितने कट्टर ईमानदार, आप कल कह रहे थे कि अभी हम लोग सुनवाया भी कि अदालत ने कहा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, तो आप तो कहते थे कि आम आदमी पार्टी के सभी लोग कट्टर ईमानदार हैं, तो ये 7 जो बेईमान जिनको आप कह रहे हैं तो ये कट्टर ईमानदार नहीं थे क्या? तो अब ये सवाल उठ सकते हैं। तो बहरहाल जो ये अपनी रणनीति होती है, तो बीजेपी की अपनी रणनीति है। केजरीवाल को भी इसी तरीके से बीजेपी ने ग्रूम किया था दिल्ली के अंदर, ताकि कांग्रेस यहाँ जो है वो ना बढ़ने पाए, उसका संदेश कमजोर हो जाए। लेकिन वहाँ पर पश्चिम बंगाल में वहाँ जो बाकी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका समर्थन जरूर ममता बनर्जी को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने भी वहाँ पर एक ट्वीट किया है और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा है कि वहाँ किसी भी तरीके से बीजेपी जीतने वाली नहीं है। क्या कुछ लिखा है उस ट्वीट में, बताते हैं एक वीडियो पोस्ट करते हुए कि एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। पहले चरण में ही दीदी की सरकार की बेहद मजबूत बुनियाद बन गई है। दूसरे चरण में बंगाल की अस्मिता बचाने वाली दीदी की सरकार की बुलंद इमारत खड़ी हो जाएगी। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। बंगाल की अस्मिता, अखिलेश यादव के ट्वीट में भी बंगाल की अस्मिता का जिक्र है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अमलेंदु जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बिल्कुल समीर जी, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ा मुद्दा है, और जहाँ जहाँ समीर जी अब इस तरीके के चुनाव होंगे तो ये मुद्दा बनता चलेगा। तमिलनाडु में भी तमिलनाडु की अस्मिता एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ भी बड़ा मुद्दा है। तो ये जिस तरीके से किया है तो ये एक मुद्दा बड़ा बनता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आती जा रही है। अभी जो हम लोग समीर जी चर्चा कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, और आपने कहा कि उनके सांसद जो चले गए और उनको मान्यता मिल गई, तो अब वो खबर भी आप बता दीजिए, और आज अरविंद केजरीवाल दूसरा क्या करने जा रहे हैं वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ये कि जिन सांसदों के साथ राघव चड्ढा उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की, उन सभी सांसदों को मिल गई है बीजेपी की सदस्यता, और इस पर मुहर लग गई है, और उनकी यानी जो 2/3 के साथ उनके ऊपर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होगा, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल लागू होना चाहिए, होगा लागू। पर चूंकि अब जो मान्यता देने वाले हैं यानी जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने उनको मान्यता दे दी है। बड़ा सवाल है कि अब जो संवैधानिक जो नियम है, संविधान जो कुछ कहता है, संविधान के जो अनुच्छेद कहते हैं, संविधान के जो संशोधन कहते हैं, वो सही है या फिर जो सभापति ने कह दिया वही सही है। पर मामला बहुत संगीन है। लेकिन यहाँ चूंकि बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए पहले ही माना जा रहा था कि उनको मान्यता मिलने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार उनको सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से इनकी मान्यता को वो एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अवैध बता रहे हैं। सीईसी को अपने पॉकेट में रख के जो उससे करवाना करवाएंगे। 27 लाख वोट लोग जो नागरिक हैं वो वोट नहीं दे सकते, उसका कुछ नहीं होने वाला। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन तय ही नहीं हो गया। मैं आपको शर्त से बोल देता हूं कि चेयरमैन साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम पहले तो हम तो खैर मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, अपने आपके लोग इस पे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करेंगे। वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की सुनवाई नहीं होगी, वो कहेंगे जी हमें जवाब देना है, उस पे महीने लग जाएंगे। इस बार अगर कोर्ट में जाएंगे बोले वो तो चेयरमैन साहब के साथ पेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं। पहले चेयरमैन साहब के वो कार्रवाई खत्म हो, फिर हम चेयरमैन साहब को कैसे मैंडेमस दे सकते हैं, ये तो असंवैधानिक है। तो उस पर बहस होगी, महीनों बाद बहस होगी। अगर डेट लगेगी तो ठीक है।
अच्छा, बहस होगी तो फिर कहेंगे कि आप ऐसा है, अमेंडमेंट तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम आग्रह करेंगे चेयरमैन साहब से, यार फैसला जल्दी कर दो। तो चेयरमैन साहब थोड़ा बहुत हाँ, और नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर फैसला कर भी दें तो उनके पक्ष में करेंगे, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने गलत किया था, उन्हीं के पक्ष में करेंगे। फिर उनके पक्ष में हम पिटीशन फाइल करेंगे 226, पहले सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, कहेगा पहले 226 में जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें 6 हफ्ते का जवाब चाहिए, 6 हफ्ते का जवाब चाहिए। उसके बाद कहेंगे कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हम इसको जरूर सुनेंगे। वो सुनवाई कभी होगी नहीं, वो महीनों भर सुनवाई नहीं होगी। अगर हो भी गई तो वो भी खिलाफ होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 4 साल बीत जाएंगे, ठीक है। और 4 साल के बाद अब पूरी ये प्रक्रिया, जो सिस्टम जो काम कर रहा है अमलेंदु जी, पूरे सिस्टम को किस तरीके से उधेड़ कर रख दिया कपिल सिब्बल ने, और यही हो रहा है। आप ये देखिए, जो चीज़ें कही, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब के पास जाएगा, गया चेयरमैन साहब के पास, उन्होंने आगे की कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, सीधे कहा कि सबको मान्यता मिलेगी। सब लोग अब वहाँ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ही तो आए हैं, किसी और पार्टी में गए होते तो शायद ये मान्यता रद्द हो जाती, क्योंकि संविधान की व्यवस्था यही कहती है। जो कपिल सिब्बल का दावा है, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, संविधान को बेहतर तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जी रहे हैं, और वहाँ पर एक प्रतिष्ठित वकील हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये सिस्टम इसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया अमलेंदु जी, वो कोर्ट पर उठाया है कि हाँ, वो किस तरीके से काम कर रहा है। और उसी चीज़ को लेकर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। उन्होंने तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता की जो अदालत में जब वो खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि आप मेरे मुकदमे की सुनवाई करें, ये आप पर मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सरकार, आपके परिवार के लोग सरकार से बेनिफिटेड है, लाभान्वित है, और मुझे नहीं लगता कि आप सरकार के खिलाफ हमको कोई फैसला देंगी, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ, या आप उसको जो जांच एजेंसियों के खिलाफ आप देंगी। ये बड़ा सवाल है। तब जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा था कि हम करेंगे केस की सुनवाई, और उन्होंने उससे अलग केस से अलग होने की अपील की थी अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अलग नहीं होंगे, हम केस की सुनवाई नहीं करेंगे, हम केस की सुनवाई करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, और मैं आपकी कोर्ट में खड़ा ही नहीं होऊंगा, जाऊंगा ही नहीं। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, एक बार सुन लेते हैं उनको। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता पर हमले। बिल्कुल समझिए। और उन्होंने सीधे सीधे जस्टिस स्वर्णकांता को एक खत भी लिखा है, और उस खत को उन्होंने जो है किया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई आप जो ये मतलब सुनना चाहती हैं, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, आपसे व्यक्तिगत हमें कोई नहीं है, लेकिन चूंकि आप इस मामले में एक तरह से कहा जाए कि आप पार्टी हैं, चूँकि आपके बच्चे जो हैं वो तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं, तो इसलिए हम जो है वो नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है, तो हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कहा, किस तरीके से, क्यों नहीं जाएंगे उनकी कोर्ट में, क्यों वहाँ दलीलें नहीं पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब एक जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, वही चीज़ें लगातार हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी, SIR को लेकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो एक कार्यशैली देखी है, उसको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल उठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं हम लोग, लेकिन कई मामलों में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के साथ मिले होने के इतने ज़्यादा आरोप लगे हैं, जबकि उसी हाई कोर्ट की जज पे, जी हाँ, हाई कोर्ट के जज पे नहीं, SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी वहां उस चीज को लिंगर ऑन करने और एक तरीके से चुनाव आयोग को मौका देने का लगा आरोप। मौका नहीं, बल्कि बंगाल में तो जो नाम काटे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे न्यायिक अधिकारियों ने नाम काटे हैं भाई। जी हाँ। अब अकबर नाम है तो अकबर में AKBAR लिखते हैं, लेकिन अगर वो AKABAR हो गया तो नाम कट गया। अच्छा, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है ये कहीं और नहीं, केवल बंगाल में। हाँ। तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का इलॉजिकल तर्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात समझिए ये है कि ये पहली बार हो रहा है कि आप राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल ना करके बाहर से आप मशीनरी लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है।
तो ये तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है ना। पूरे राज्य की व्यवस्था और राज्य के लोगों को अविश्वसनीय और भ्रष्ट बता रहे हैं, आप बेईमान बता रहे हैं। और अच्छा, और सीधे सीधे पूरा चुनाव आयोग बाकायदा ट्वीट कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को जवाब दे, मतलब ये ट्वीट आ रहा है उसकी तरफ से। आप यहाँ की सत्तारूढ़ दल जो है, जिसका 3 बार से वहाँ मुख्यमंत्री है, आप उसको कह रहे हैं कि आप यहाँ गुंडागर्दी से करते थे। तो अब तक क्या चुनाव आयोग अंधा था 3 बार जिसने चुनाव करवाए? आप इससे पहले के जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे और चुनाव आयोग था, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ज्ञानेश कुमार जी खुलकर कहें कि पहले के सारे चुनाव आयुक्त बेईमान थे मैं राजीव कुमार के, कहीं इस बात को खुलकर। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और किस तरीके से अब कोर्ट्स की जो कार्यशैली है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उस पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गंभीर मामला है। एक बार सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या कहा उन्होंने, क्यों नहीं जाएंगे जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में दलीलें पेश करने के लिए। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। तो बिल्कुल साफ कह दिया उन्होंने कि ना मैं जाऊंगा ना मेरी तरफ से कोई वकील वहां पर पेश होगा। अब ये जस्टिस स्वर्ण कांता के सामने बड़ी चुनौती है कि उसके बाद वो क्या करती है, लेकिन जो वजह अरविंद केजरीवाल ने बताई है और जो आपने बताया अभी कि उन्होंने पत्र भी लिखा है जस्टिस स्वर्ण कांता को, वो बहुत गंभीर है। और कोर्ट के साथ, कोर्ट पर अगर ऐसा अविश्वास होने लगे तो ये देश के सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होती है। लिखा है उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल ने कि पूरी विनम्रता और न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को ये पत्र लिखा है। इसमें मैंने उन्हें सूचित किया है कि गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हुए मेरे लिए उनके न्यायालय में इस मामले की पैरवी करना संभव नहीं होगा, न तो स्वयं उपस्थित होकर और न ही किसी वकील के माध्यम से। मैंने ये कठिन निर्णय इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लिया है कि उनके न्यायालय में चल रही कार्यवाही किसी भी रूप में उस मूलभूत सिद्धांत को पूरा नहीं करती कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इस कार्यवाही में चाहे मैं स्वयं भाग लूं या किसी वकील के माध्यम से, मेरी भागीदारी से कोई भी सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होगा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी हम लोगों ने देखा, अमलेंदु जी, अरविंद केजरीवाल जब अपनी बात रख रहे थे सबसे पहले उन्होंने गांधी जी का नाम लिया, लेकिन उनके पीछे तस्वीरें लगी हैं, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और दूसरी तरफ भगत सिंह की, और गांधी जी की पहले लगी हुआ करती थी जिसको उन्होंने हटवा दी वहां से। इसको लेकर घिरे भी थे। हाँ, इसको लेकर काफ़ी घिरे भी थे समीर जी। हालांकि जिस आरएसएस के ऊपर हमला बोल रहे हैं और ये आरोप भी लगते रहते हैं कि उसी आरएसएस का काम अरविंद केजरीवाल करते रहते हैं। समीर जी, इस देश के अंदर किसी भी सरकार में, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी जी का चित्र जो है वो पीछे से हटा सके, लेकिन ये काम करके दिखाया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और अरविंद केजरीवाल ने। तो ये कर रहे हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, जब मुसीबत आती है तो राजघाट पहुंच जाते हैं, और जब मुसीबत नहीं आती है तो डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का फोटो लगाने लग जाते हैं। मानते उनको भी नहीं है, मानते डॉक्टर अंबेडकर को भी नहीं है, मानते भगत सिंह को भी नहीं है। बहरहाल ये उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से अब जो आरोप लग रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं कंप्रोमाइज्ड हैं, सरेंडर हो चुकी हैं, इसको लेकर हालांकि यहाँ ये तारीफ करनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल की कि अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर तरीके से भी, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये इस दुरभिसंधि को, संवैधानिक संस्थाओं की सरकार के साथ जो दुरभिसंधि है उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहे हैं। जब समीर जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हैं वो हाई कोर्ट की जज बन जाएं, बिल्कुल, और एक सीजीआई जो रिटायर होकर जाएं तो एक संघ के कार्यक्रम में पहुंच जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संस्थाएं जो हैं वो नतमस्तक हो रही हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो प्रहार किया है, इसका जवाब मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका के अंदर से सही तरीके से आ पाएगा। और जस्टिस स्वर्ण कांता के लिए भी उन्होंने कहा कि आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती रही हैं, इसलिए मैं नहीं ये मान पा रहा हूं कि आप निष्पक्ष न्याय कर पाएंगी, जब उन्होंने कोर्ट में, उनकी कोर्ट में खड़े होकर दलील दी थी। बहरहाल इसको लेकर तो अब एक कोर्ट पर भी बड़ा सवाल है कि आखिर
वहाँ उसको जनता के लोगों को कैसे भरोसा देना है कि वो जनता के लिए काम कर रही है, ना कि सरकार के लिए काम कर रही है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के इस कदम से ये आरोप पुख्ता होता दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं इस पर जस्टिस स्वर्णकांता का क्या रुख होता है और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव में क्या कुछ होगा, और जिस नारे की हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो नारा हुआ करता था कभी सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वो अपने देश के लोगों से अपील करते थे अंग्रेज़ों को भगाने की, उसी नारे की पैरोडी आज दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें टीएमसी से आज़ादी दिलाऊंगा। पश्चिम बंगाल के लोग इस बात से कितने कन्विंस होते हैं, कितना सोचते उसको लेकर करेगा समीर जी। बिल्कुल हाँ, ये नेताजी का अपमान है, घोर अपमान है, और नेताजी का और पश्चिम बंगाल के लोगों बंगाल का दोनों का अपमान है। और मतलब बंग भूमि पर जाकर आप नेताजी को, बंगाली अस्मिता का इस तरीके से अपमान करेंगे, इसका जवाब बंगाल की जनता देगी। प्रधानमंत्री इंतजार कीजिए, ज्ञानेश कुमार नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल पहले से ही घिरे हुए हैं वहां बाहरी और बंगाली के द्वंद्व में। और एक और ये बयान जो आया है ये भी बीजेपी को परेशान करने वाला ही साबित होगा ऐसा लग रहा है। बहरहाल सारी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी 4 मई को। आज दूसरे चरण के और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार की आखिरी तारीख है। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए और विश्लेषण के लिए मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अब अनुमति। नमस्कार।